हेलो दोस्तों, आज हम हिमालयी नदियों को ख़त्म करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने गंगा नदी तंत्र को काफ़ी डिटेल में पढ़ा, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा। अब आज हम पढ़ते हैं हिमालयी नदियों में ब्रह्मपुत्रा नदी को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ये तिब्बत है, तिब्बत चीन के पास है, चीन में है। तो तिब्बत चीन की मानसरोवर झील से निकलती है। कौन सी आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी? मानसरोवर झील से। उद्गम स्थल सेम ही है, तो मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी। यह नदी 3 देशों में जाती है, चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। तो 3 देशों में बहने वाली नदी कौन सी है? आपकी होगी ब्रह्मपुत्रा, जो कि भारत, चीन और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्रा की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर है। गंगा की 25-25 थी, आपको याद होना चाहिए, और ब्रह्मपुत्रा की 2900 किलोमीटर की दूरी में ये बहती है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। इसीलिए हमारे भारत की ये सबसे लंबी नदी नहीं है, क्योंकि इसकी लंबाई भारत में केवल 916 है और गंगा की 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्रा भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्रा नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। इसके अन्य नाम भी हैं। तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो कहते हैं। तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो कहते हैं, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। तो याद रखना, जमुना कहाँ कहते हैं? बांग्लादेश में। और आपकी यारलुंग सांगपो कहते हैं तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं इसी नदी को। चलिए आगे और बढ़ते हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियों को देख लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा, ये मानसरोवर झील से निकल रही है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके अपना मुहाना बनाती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। चलिए तो आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, तो पहली इसकी सहायक नदी है दिबांग, फिर लोहित और सुबनसिरी, संकोश, मानस, तिस्ता, और लेफ्ट में आपकी होगी धनसिरी और कोपली। तो ये लेफ्ट साइड में कौन कौन सी है? दिहांग, लोहित और धनसिरी, कोपिला नदी। और राइट साइड में कौन सी है? सुबनसिरी, मानस, संकोश और तिस्ता नदी। तो इसकी ये सहायक नदियां हैं, जो कि राइट साइड में अलग हैं और लेफ्ट साइड में अलग हैं। तो दिबांग, इसको लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं, लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, जो कि असम में है। तो माजुली द्वीप कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी पे है माजुली द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माजुली द्वीप कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, जो कि असम में है। तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक कौन सी नदी होगी? लेफ्ट में आपकी होगी दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिला। ये लेफ्ट साइड की हैं। देखिए, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिला। और राइट साइड में आपकी होगी सुबनसिरी, मानस, संकोश और तिस्ता नदी। तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदियां थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र पढ़ा, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र पढ़ा, और अब उसके बाद पढ़ रहे हैं हम सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र देखिए आप, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील है, सेम ही है इसका, तीनों का सेम ही है। और मुहाना अरब सागर में बनाती हैं। और इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज हैं। सिंधु नदी 3 देशों में होकर बहती है, भारत, चीन और पाकिस्तान। देखिए, सिंधु नदी पाकिस्तान, भारत और चीन में बहती है, और ब्रह्मपुत्रा पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश में बहती है और चीन में बहती है, बांग्लादेश। ओके, तो ये आपका हो गया इसके बहने का स्थान। सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। तो प्रवेश कहाँ से करती है सिंधु नदी? लद्दाख से प्रवेश करती है। और
यहाँ फिर पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, तो ये अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी, दो नदियाँ, सिंधु नदियों में दो नदियाँ तिब्बत से आती हैं, सिंधु और सतलुज। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर है, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर क्या है, हमारा लेह है जो कि लद्दाख में है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, और यह 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल है और अरब सागर में ये अपना मुहाना बनाती है। चलिए सिंधु की अब बात करें हम सिंधु नदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। सिंधु नदी तंत्र जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में समझौता हुआ था, जो कि पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए पाकिस्तान आज तक इस समझौते को मानता है। इसमें क्या हुआ था, जल समझौते में ये हुआ था कि इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे। झेलम, देखिए सिंधु, झेलम और चिनाब ये पाकिस्तान यूज़ करेगा और रावी, ब्यास और सतलुज को भारत को यूज़ करने देगा। अब ये मुख्य नदियां हैं, तो इसका इस्तेमाल कौन करता है, पाकिस्तान, और रावी, ब्यास और सतलुज का यूज़ कौन करता है, हिंदुस्तान यानी भारत, हमारा प्यारा भारत। तो ये समझौता हुआ था, हम रावी, ब्यास और सतलुज का यूज़ करते हैं, ये सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि किसके क्षेत्र में कौन सी नदियाँ आती हैं। तो ये भी आपने देखा सिंधु जल समझौता। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी सहायक नदियों के बारे में। चलिए, तो पहली जो सहायक नदी है वो है झेलम, आपको ये दिखाई दे रही होगी झेलम। तो ये जो झेलम है जम्मू एंड कश्मीर से, इसका बैरीनाग झील से निकलती है, जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है बैरीनाग झील से, बैरीनाग झील से निकलती है। उसके बाद ये मुहाना बनाती है अपना चिनाब नदी में, ये दिखाई दे रही है आपको चिनाब नदी यहाँ से, तो ये चिनाब नदी में अपना मुहाना बनाती है, जो आपकी बैरीनाग झील से निकलकर चिनाब नदी में मुहाना बनाती है। तो पहली नदी होगी झेलम। उसके बाद है श्रीनगर, झेलम नदी के तट पर है श्रीनगर, यहाँ का जो मुख्य शहर है वो झेलम नदी पर है श्रीनगर। उसके बाद हम बात करते हैं रावी की। तो रावी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये देख लो, ये है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है, रोहतांग दर्रा से निकल करके और चिनाब नदी में अपना मुहाना बनाती है। तो ये निकल रही है हिमाचल के रोहतांग से और चिनाब में अपना मुहाना बनाती है। इसके बाद है सतलुज नदी, ये राकसताल मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि तिब्बत में ही है, चीन में। ये देखिए यहाँ से सतलुज नदी निकलती है और यहाँ पर ब्यास नदी अपना मुहाना बनाती है सतलुज में। तो ये भी चिनाब में जाके मिल जाती है, ये देखिए आपने देखा ये चिनाब, अच्छा ये है ब्यास और ये यहाँ पर चिनाब में मिल जाती है। तो सतलुज का जो मुहाना है वो भी चिनाब है। उसके बाद बात करें भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर है, तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलुज पे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाखड़ा नागल जो बांध है वो किस पर है, सतलुज नदी पर है। इसके बाद है ब्यास नदी, तो ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है ब्यास नदी, और इसका जो मुहाना बनता है वो सतलुज नदी में बन जाता है। तो हमने इसकी प्रमुख आपको सहायक नदियाँ बताई, झेलम, रावी, सतलुज और ब्यास, ये इसकी प्रमुख क्या थी, सहायक नदियाँ थीं। झेलम, रावी, सतलुज, ब्यास। पंजाब के हरिके क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है। तो पंजाब के हरिके में क्या होता है, सतलुज और ब्यास का संगम होता है। वही शानदार तरीके से हम लोग दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ते हैं। दक्षिण भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इतने से ही आप एग्ज़ाम्स में नंबर हासिल करने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ से लेकर
आपको यहाँ से लेकर आपका पूरा दक्षिण भारत के बारे में पढ़ना है, कौन सी नदी कहाँ से होती है। तो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाने वाली नदियाँ हैं दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई और ताम्रपर्णी। उसके बाद अरब सागर में साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगाबैली, पेरियार और भरतपूजा। तो ये हैं अरब सागर में अपना मुहाना बनाने वाली, और ये है बंगाल की खाड़ी। आइए हम मैप के जरिए इनको पढ़ते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहली है दामोदर नदी। दामोदर नदी, तो आप लोग सबसे पहले दामोदर नदी को देखिए। ये है दामोदर नदी, ये हम पढ़ रहे हैं पहले दामोदर नदी को दक्षिण भारत की नदियों में। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार यानी झारखंड से ये निकलती है। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड से निकलती है, और छोटा नागपुर के पहाड़ से। झारखंड पश्चिम बंगाल में इसका बहाव क्षेत्र है। तो पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल और झारखंड में ये बहती है। और विशेषता इसकी क्या है कि दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसका मुहाना कहाँ से बनता है? हुगली नदी में मिल जाती है। आप लोगों को हुगली नदी हमने पहले ही पढ़ा लिया। तो हुगली नदी में अपना मुहाना बनाती है कौन? दामोदर नदी। चलिए, ये दिखाई दे रही है आपको हुगली नदी, ऊपर से यहाँ से दिखाई दे रही है। दूसरी पढ़ते हैं स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? रांची के पठार झारखंड से है। तो स्वर्णरेखा भी झारखंड से ही निकलती है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड से, रांची के पठार से, और झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में इसका बहाव क्षेत्र है। 3 राज्यों में ये बहती है स्वर्णरेखा नदी। इसके बाद है बैतरणी नदी। ये 2 कंप्लीट हो गया। बैतरणी नदी, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है क्योंझर पठार, उड़ीसा। तो बैतरणी नदी उड़ीसा से निकलती है, उड़ीसा से, और बहाव क्षेत्र है उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी। तो ये केवल बैतरणी जो नदी है वो केवल उड़ीसा में बहती है। इसके बाद हम बात करें शंख नदी। उसके बाद हम शंख नदी और कोयल नदी। तो ये जो 2 नदियां हैं ये दोनों राउरकेला में मिलकर के ब्रह्मणी नदी का निर्माण करती हैं। तो ये जो ब्रह्मणी नदी आपको दिखाई दे रही है, बैतरणी आपने पहले पढ़ी, इसमें क्या होता है कि ऊपर से शंख नदी और कोयल नदी मिलकर के बैतरणी नदी मिलाती हैं। तो यहाँ अपना मुहाना बनाती, ये दोनों मिल जाती हैं, शंख और कोयल, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं? ब्रह्मणी नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है। तो झारखंड से आने वाली 2 नदियां शंख और कोयल उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती हैं, वहीं ये ब्रह्मणी नदी कहलाती हैं, और आखिर में जाकर बैतरणी नदी के पास बगल में बंगाल की खाड़ी में अपना, तो ये बैतरणी के पास अपना मुहाना बनाती हैं। और ये जो शंख और कोयल हैं ये झारखंड से निकलती हैं, और उसके बाद ये कहाँ? राउरकेला में मिल जाती हैं। राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो ये आप लोगों ने ब्रह्मणी नदी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। उसके बाद हम महानदी की बात करते हैं। तो महानदी जो है इसका उद्गम स्थल है सिंघाभा पहाड़ी, छत्तीसगढ़। तो देखिए, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम स्थल है, छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम स्थल है, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम स्थल है, और उड़ीसा में भी ये बहती है आपकी महानदी। और उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। तो कटक में क्या बनाती है? यह डेल्टा बनाती है, और तेल नदी और जौको नदी इसकी सहायक नदी है। तो तेल नदी क्या है? इसकी सहायक नदी है। तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, महानदी की कौन सी? आपकी तेल नदी सहायक नदी हो गई। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि इसका उद्गम स्थल कहाँ था? सिंघाभा पहाड़ी, छत्तीसगढ़ से। चलिए, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है गोदावरी। इसके बाद हम गोदावरी नदी के बारे में स्टडी करते हैं। गोदावरी नदी जो है वो त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है, और बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो 4 राज्यों में बहती है ये, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।
इन 4 राज्यों में इसका बहाव क्षेत्र है। ये 4 राज्यों में बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। गोदावरी नदी की लंबाई 1665 किलोमीटर है। 1665 किलोमीटर 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्धगंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं और दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। तो दक्षिण की गंगा कौन है? गोदावरी। गोदावरी कौन है? दक्षिण की गंगा। अच्छा, नासिक गोदावरी तट के ऊपर स्थित नासिक कहाँ है? तो नासिक आपका गोदावरी के किनारे है, नासिक शहर। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये त्र्यंबकेश्वर से निकल रही है। त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से। उसके बाद इसकी पहली सहायक नदी है पूर्णा। तो पहली सहायक नदी है पूर्णा। देखिए, गोदावरी की पहली सहायक नदी पूर्णा। पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा। तो पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा। वेन और वर्धा। पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा नदी इसकी सहायक नदियां हैं ऊपर की ओर। और नीचे से कौन है? मंजिरा। तो पूर्णा, मंजिरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा। और प्राणहिता, तो ये प्राणहिता है। आप लोगों ने देखा है ये पेनगंगा जो है ये बन जाती है फिर प्राणहिता। और पेनगंगा और वर्धा, वर्धा और पेनगंगा की सहायक नदियां हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इंद्रावती। तो इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। सबसे सबरी भी है इसकी सहायक नदी, सबरी नदी। और इसके बाद ये फिर गोदावरी में मिल जाती है। तो ये आप लोगों ने गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। गोदावरी की ये प्रमुख सहायक नदियां थी। आपने 4, 5, 6, 7 ये इतने ही एग्जाम्स में आती हैं। तो पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, पूर्णा, इंद्रावती, सबरी, मजरा, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में आगे हम बात करें पेन्नार नदी। तो आप लोगों को पेन्नार नदी दिखाई दे रही होगी। ये है गोदावरी के बाद कृष्णा और गोदावरी के बाद पेन्नार नदी। चलिए तो पेन्नार को लेके चलते हैं। इसका कर्नाटक के कोलार से उद्गम स्थल है। और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में इसका बहाव क्षेत्र है। और जो कावेरी नदी है उसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से है और बहाव क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु है, 2 राज्यों में है। तो पेन्नार कौन कौन से राज्य में है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, और कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु में। क्लियर है? चलिए, इनकी विशेषता क्या है? यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। तो दक्षिण भारत की सदाबहार नदी किसे कहते हैं? आपकी कावेरी नदी को, क्योंकि पूरे वर्ष इसमें पानी रहता है। तो एकमात्र ऐसी नदी है कावेरी नदी जिसमें दक्षिण में क्या रहता है? पूरे वर्ष पानी रहता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो इसे भी दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, लेकिन आप गोदावरी को याद रखिएगा, वही दक्षिण भारत की गंगा है, उसी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। इसके बाद है बेगई नदी की गंगा भी कहते हैं। बेगई नदी तमिलनाडु में बहती है। बेगई नदी तमिलनाडु में और पाक की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। मुदैर शहर बेगई नदी के तट पर है। मुदैर आपने शहर सुना होगा। मदुरै शहर आपका बेगई नदी पर है। और ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु में है और मन्नार की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो ये ताम्रपर्णी नदी होगी। अब हम चलिए दक्षिण भारत की और नदियों को पढ़ते हैं। अरब सागर में अपना मुहाना बनाने वाली नदियाँ ये लास्ट है, तो इसमें हम पढ़ते हैं। पहले आपकी है लूनी नदी, जो इम्पोर्टेंट है। लूनी नदी, इसका उद्गम स्थल अरावली पर्वत अजमेर राजस्थान से है और बहाव क्षेत्र राजस्थान, गुजरात और कच्छ के रण में ये अपना मुहाना बनाती है। तो राजस्थान और गुजरात में बहने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी। यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थल नदी भी कहते हैं। मरुस्थलीय नदी, तो मरुस्थलीय नदी कौन सी है? आपकी लूनी नदी।
मरुस्थलीय नदी कौन सी है? लूनी नदी। इसके बाद बात करें साबरमती नदी की, तो इसका जो उद्गम स्थल है उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला से है, राजस्थान से। तो साबरमती नदी कहाँ से है? उदयपुर जिले के, राजस्थान से। और उसका बहाव क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान और गुजरात में ये बहती है। राजस्थान और गुजरात में इसका बहाव क्षेत्र है, खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो खंबात का अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर स्थित दो शहर हैं। अहमदाबाद और गांधीनगर, ये दो शहर कहाँ पर हैं? आपके साबरमती नदी पर स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं और नदियों के बारे में। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, साबरमती और शरावती और गंगावली, पेरियार और भरतपुजा, ये भी कौन सी नदियां हैं? आपकी पश्चिमी तट पर अपना मुहाना बनाने वाली नदियां हैं, और ये भी दक्षिण भारत की नदियां हैं। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावली, पेरियार और भरतपुजा। तो इस तरह से हमने अरब सागर में बहने वाली नदियों के बारे में भी, मुहाना बनाने वाली नदियों के बारे में भी पढ़ा, और इसमें जो इम्पोर्टेंट थी लूनी नदी और साबरमती नदी, इनके बारे में भी पढ़ा। तो इस तरह से आज हम भारत की सारी नदियों को कंप्लीट करने में सक्षम हुए। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इतने में से, इससे बाहर नदियों में आपका नहीं जाने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह की और वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड कर सकें। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।